तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस पढ़ी थी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, दिस इज़ द वैल्यू विच इज़ एक्सपेक्टेड एज एन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कि आप किसी भी चीज़ को मेज़रमेंट करने के लिए, किसी चीज़ का मेज़रमेंट करने के लिए अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या वैल्यू मिल सकती है। तो जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें आपने सपोज़ किसी चीज़ की स्पीड नापी, कोई चीज़ मूव कर रही थी, आपने क्या किया, उसकी 100 टाइम्स स्पीड नापी, 100 बार स्पीड नापी, और 100 बार इसकी स्पीड, 100 में से 70 बार तो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर आ गई, और बाकी जो 30 बार आई वो कोई 10.1 आ गई, कोई 10.2 आ गई, कोई 9.9 आ गई, कोई 9.8 आ गई, ऐसा आ गई। तो 100 में से 70 बार उसकी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। अब कोई नया आदमी व्यक्ति आया, आपने कहा ये जो मूव कर रही है बॉडी, ये जो बॉडी मूव कर रही है, इसकी स्पीड नापिए। तो क्या एक्सपेक्टेड है आपको कि वो क्या नापेगा? तो जो मोस्ट फेवरेबल आउटकम था दैट वाज द 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वो एक बार केवल उसकी स्पीड नापता है तो 10 किलोमीटर पर आवर ही एक्सपेक्टेड है कि उसका आउटकम आएगा। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। कि सिंगल मेजरमेंट में जो वैल्यू एक्सपेक्टेड है किसी भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की, वो क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि एवरेज वैल्यू जो होती है एनर्जी की, अगर हम एवरेज इस तरह से लगा देते हैं, ऐसे ऐसे ना, एवरेज वैल्यूज़। तो अगर हम एवरेज वैल्यू एनर्जी लिखें तो आपको पता है E इजकल टू P²/2m प्लस V होती है। टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज टोटल एनर्जी, दिस वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनकी एवरेज के साइन लगा दिए। अब आपको ये भी पता है कि श्रोडिंगर जो इक्वेशन हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी, तो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है श्रोडिंगर की? ये होती है IH क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू -h²/2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। इस इक्वेशन को साई स्टार से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनफैक्ट वी आर प्री मल्टीप्लाइंग बाई साई स्टार एंड देन इंटीग्रेटिंग। तो इस इक्वेशन को साई स्टार से मल्टीप्लाई किया, किधर से? लेफ्ट साइड से। इसकी हर टर्म को साई स्टार से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ साई स्टार से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ साई स्टार से मल्टीप्लाई, यहाँ साई स्टार से मल्टीप्लाई कर लिया, हर टर्म को इसकी साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, और इसे क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। ये मिल गया। पहली टर्म को साई स्टार से मल्टीप्लाई किया तो देखो साई स्टार यहाँ आ गया, और ये सेकंड टर्म, ये वाली टर्म यहाँ आ गई, ये रही। ये साई भी इंक्लूडेड है, ये वाला साई है, यहाँ लिख दिया हमने। और डी टाउ है कोई भी स्पेस है जिसके अबाउट इंटीग्रेट किया है। इसी तरह से इसे साई स्टार यहाँ लगाया, और सेकंड टर्म जो थी ये पूरी यहाँ आ गई, ये आ गई, फिर डी टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। इसी तरह से इसे साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया, वी साई को, ये आ गई वी साई। तो तीनों को साई स्टार से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया। और आपको ये भी पता है, अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, इफ द वेव फंक्शन इज ए नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, तो साई स्क्वायर साई डी टाउ 1 होता है। तो v क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, v को पहले भी ले सकते हैं, तो v को बाहर ले लीजिए, तो साई स्टार साई डी टाउ क्या हो जाएगा? 1। तो दिस होल इंटीग्रेशन बिकम्स सिंपली VRT। तो लास्ट वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू VRT है, तो इसके स्थान पर VRT लिख दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें, वन और 2, ये नहीं, तो देखो यहाँ पे v है एवरेज वैल्यू, यहाँ पे भी v है।
अगर इसे कंपेयर करें तो ये कंसिस्टेंट कब होंगी दोनों इक्वेशन कंपेयर करें, तो हम लिख सकते हैं कंसिस्टेंट तब होंगी जब, मैं दोनों स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ, कंसिस्टेंट तब होगी जब ये जो ई है ये तो ये वाला पूरा हो जाए, पी स्क्वायर बाई 2m पूरा ये वाला इंटीग्रेशन हो जाए, ये वाला इंटीग्रेशन हो जाए, ई वाला ये हो जाए, और वी तो ये है ही, तो इन्हें कंपेयर कर दें। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, एवरेज ऑफ ई की वैल्यू, ये पहला वाला इंटीग्रेशन जो मैंने रेक्टेंगल लगा दिया इस पर, एन सर्कल कर दिया, ये एवरेज वैल्यू ऑफ ई आ गई। इसी तरह से एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर बाई 2m क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ वी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। इन तीनों कंपेयर कर दीजिए, तो एवरेज वैल्यू ऑफ ई, एवरेज वैल्यू ऑफ ई ये आ गई, एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर बाई 2m ये आ गई, एवरेज वैल्यू ऑफ वी आर टी ये आ गई। क्योंकि ये जो थी ये यही थी, इसलिए ये यहाँ लिख दिया इक्वेशन 1 से कंपेयर करके, और ये भी यही था, तो ये कहो या ये कहो या ये कहो एक ही बात है, तो ये सब लिख दिया। यहाँ पे जो है आपके दिख रहा है आपको आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर, ये हम लोगों को पता है कि ऑपरेटर्स हैं किसके, एनर्जी के और काइनेटिक एनर्जी के, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर क्या होता है, जब इससे किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो सेम वैल्यू जिस भी चीज़ का ऑपरेटर होता है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेटर होगा, तो जैसे सपोज एनर्जी का ऑपरेटर है, तो उसे अगर जब हम साई पे ऑपरेट करेंगे, एनर्जी ऑपरेटर व्हेन ऑपरेटेड ऑन साई विल गिव यू दी एनर्जी आइगन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई द सेम वेव फंक्शन साई। सो जैसे ई ऑपरेटर है ये, मान लिया इसे साई पे ऑपरेट करेंगे, तो इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एनर्जी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई साई, ये मिल जाएगा। तो आपको पता है कि ये जो थे ये एनर्जी ऑपरेटर है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर था। तो इससे क्या पता लगता है, एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, इससे ये अंदाजा लगता है कि देखो ये अगर एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप लिख रहे हैं इसकी, तो इस चीज़ के ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट कर दो और उसे प्री मल्टीप्लाई कर दो साई स्टार से और इंटीग्रेट कर दो, तो एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी। तो जिस भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है उसके ऑपरेटर को आप क्या करिए, उसके ऑपरेटर को आप साई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे एनर्जी ऑपरेटर ये था, इसे आपने साई पे ऑपरेट कर दिया, उसे प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई से, ये कर दिया, और इस पूरे को इंटीग्रेट कर दीजिए, ये कर दिया, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी उस ऑब्जर्वेबल की। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल वेरिएबल कैसे मिलेगी आपको, is to replace it by its operator representation, operate it on psi and pre-multiply by psi star and then integrate। यही मैंने आपको बताया था अभी। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी। तो आप एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की अगर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट कर दो, उसे प्री मल्टीप्लाई कर दो साई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई से, और उस पूरे को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो इस तरह से आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर लीनियर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखनी है आपको, लीनियर मोमेंटम सपोज एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ ले लिया है, पी एक्स ले लिया है, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर लिख दीजिए, उसे साई पे ऑपरेट कर दीजिए, ये कर दिया, और उसे प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए साई स्टार से, ये भी कर दिया, और उसे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये पूरा कर दिया। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्या मिल जाएगी, लीनियर मोमेंटम, एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टोटल मोमेंटम चाहिए, सपोज आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी चाहिए, टोटल मोमेंटम चाहिए, तो आप कैसे निकालेंगे, आप मोमेंटम का ऑपरेटर लीजिए, मोमेंटम का ऑपरेटर माइनस आई एच क्रॉस डेल
इसे ऑपरेट करिए साई पे, कर दिया। इसे प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए साई स्टार से, तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया साई स्टार से, और जो टोटल आ रहा है उसे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो उस टोटल को इंटीग्रेट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एनी स्पेस। सपोज स्पेस इज डी टाउ डी एक्स भी हो सकता है, डी वाई भी हो सकता है, डी जेड भी हो सकता है। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम मिल जाएगी। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी एनी फिजिकल ऑब्जर्वेबल कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। सो ऑब्जर्वेबल इज समथिंग विच कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। तो अगर किसी ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर ए है तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखेंगे आप? इस फॉर्मूले से लिखी जाती है, ट्रिपल इंटीग्रेशन। देखो ऑपरेटर ए इज ऑपरेटेड ऑन साई, इट इज प्री मल्टीप्लाइड बाई साई स्टार एंड देन इट इज इंटीग्रेटेड। ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा रखा है क्योंकि डी टाउ को हमने क्या ले लिया, 3 डायमेंशन ले लिया, लेकिन अभी तक हमने नीचे डिवाइड नहीं किया था, तो नीचे डिवीजन भी आएगा इसमें। किस चीज़ का? साई स्टार साई का। तो किसी भी चीज़ ऑब्जर्वेबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस फॉर्मूले से लिखते हैं। ऊपर हम एवरेज वैल्यू की बात कर रहे थे, ये क्या थी? एवरेज वैल्यूज थी सारी, एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू, इस तरह से। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ये भी एवरेज और एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट एक ही बात होती है, क्योंकि हम नॉर्मलाइज वेव फंक्शन लेके अगर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए अगर एवरेज वैल्यू निकाल लें तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बराबर ही आ जाएगी, क्योंकि नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए ये 1 आ जाता है, डेनोमीटर क्या हो जाएगा 1। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को आप ऐसे लिखते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका ऑपरेटर ए है, फिजिकल क्वांटिटी ए जिसका ऑपरेटर ए है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ये जो साई है, इनफैक्ट दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, 3 डायमेंशन है। डी टाउ इनफैक्ट दिस इज डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, अगर 3 डायमेंशन ले रहे हैं, और इसीलिए ट्रिपल इंटीग्रेशन लगाया है यहाँ पे, ट्रिपल इंटीग्रेशन साइन लगाया है। वन इंटीग्रेशन विल बी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अनदर विल बी विद रेस्पेक्ट टू वाई, एंड थर्ड वन विल बी विद रेस्पेक्ट टू जेड। ये होगा इस तरह से। तो लेकिन सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को सिंगल इंटीग्रेशन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये अंडरस्टूड है कि हमारा पूरे स्पेस के अलोंग इंटीग्रेशन होगा, और एक्स वाई जेड को क्या लिखते हैं? आर। एक्स वाई जेड को क्या लिख देते हैं? आर लिख देते हैं एक्स वाई जेड के स्थान पर, बिकॉज आर इज टेकन एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसलिए हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को जो ऊपर देखी थी, ये वाली एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये वाली ये लिखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आर और टी में, 3 डायमेंशन में। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, सेम है, वही उतारा है जो ऊपर है। When if the wave function is normalized, then denominator will become 1. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैसे लिख देंगे? एक्स का ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट कर दो, उसे प्री मल्टीप्लाई कर दो साई स्टार से, उस टोटल को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी। इसी तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी आ जाएगी। तो ये थी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब आता है रेनफेस्ट थ्योरम पे, क्योंकि रेनफेस्ट थ्योरम इसी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिलेटेड है। ये क्या कहती है? एक्चुअली हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स है और क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ जो फिनोमेना थे उनमें फेल हो रही थी, जो आपको पढ़ाए जा चुके हैं बहुत डिटेल में। तो जब क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो रही थी तो क्वांटम मैकेनिक्स ने उसे एक्सप्लेन किया। इट मीन्स क्वांटम मैकेनिक्स इज मोर जनरल। क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये क्या है? मोर जनरल है, क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स जहाँ फेल हो रही है उन फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पा रही है। तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स जो होनी चाहिए वो क्लासिकल फिनोमेना को भी एक्सप्लेन करनी चाहिए। ये क्वांटम मैकेनिकली फिनोमेना को तो एक्सप्लेन कर ही रही है, माइक्रोस्कोपिक वर्ड को तो एक्सप्लेन कर ही रही है क्वांटम मैकेनिक्स। माइक्रोस्कोपिक वर्ड
माइक्रोस्कोपिक वर्ड को तो एक्सप्लेन कर ही रही है, लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक वर्ड को भी एक्सप्लेन करनी चाहिए एक लिमिट में, अगर कुछ लिमिट लगा दी जाए। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स क्या रिप्रेजेंट करती थी? क्वांटम मैकेनिक्स वहाँ यूज़ होती थी जहाँ पे हम वेव पैकेट आ जाता था, पार्टिकल एज ए कलेक्शन ऑफ वेव ट्रीट किया जाता था, पार्टिकल को वेव की तरह ट्रीट करते थे हम, तब क्वांटम मैकेनिक्स आती है। तभी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होती है जब पार्टिकल वेव की तरह व्यवहार करने लगता है। तो एक लिमिटिंग केस में क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स को भी के लॉज को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए लिमिटिंग केस में। यानी कि यह है कि श्रोडिंगर इक्वेशन लीड्स टू द क्लासिकल लॉज ऑफ मोशन ऑन एन एवरेज। एवरेज वैल्यू यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये सब क्या है? क्लासिकल चीज़ें हैं। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो वेव से रिलेटेड होता है। पोजीशन किसी पार्टिकल की अगर आपको पोजीशन निकालनी है तो आप से सच नहीं निकाल सकते। आप क्या करेंगे? पोजीशन ऑपरेटर को एक्स ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट करेंगे, तब आपको एक्स साई मिलेगा, तब आपको पोजीशन मिलेगी क्वांटम मैकेनिकली, तब एक्स मिलेगा। तो आप कोई भी चीज़ साई के थ्रू निकालते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। इसीलिए कोई भी ऑब्जर्वेबल होता है वो डायरेक्टली टाइम पे डिपेंड नहीं करता क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में सपोज एक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में एक्स की डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं होती। डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं होती किस पे? टाइम पे। इसी तरह से मोमेंटम की डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं होगी। कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल होगा उसकी डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं होती टाइम पे क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये रेनफेस्ट थ्योरम क्या कहती है? ये रेनफेस्ट थ्योरम कहती है कि श्रोडिंगर इक्वेशन को क्लासिकल लॉज को सेटिस्फाई करना चाहिए ऑन एन एवरेज, अगर हम एवरेज लें किसी चीज़ का। तो दूसरे शब्दों में, एवरेज मोशन ऑफ अ वेव पैकेट एग्रीज विद द मोशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लासिकल पार्टिकल। तो अगर वेव पैकेट का हम एवरेज मोशन कंसीडर करें तो क्लासिकल पार्टिकल को करस्पॉन्ड करना चाहिए, यानी क्लासिकल लॉज को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब आता है क्लासिकल लॉज क्या है? क्लासिकल लॉज वो हैं जो न्यूटन ने दिए थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से वी मीन्स dr/dt p/m होता है, और dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स अप्लाइड, यानी माइनस ग्रेडियंट ऑफ v होता है। फोर्स होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, माइनस डेल v। तो dp/dt इज f, यानी माइनस ग्रेडियंट ऑफ v। ये न्यूटन्स लॉज से होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम एवरेज मोशन की बात करें तो ये सारे लॉज सेटिस्फाई होने चाहिए, दोनों इस तरह के लॉज सेटिस्फाई होने चाहिए। तो ये सब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेन क्या है? कि द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स या ऑब्जर्वेबल एक्स की जो वैल्यू होगी ये टाइम पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगी। ये किसके थ्रू डिपेंड करती है? साई के थ्रू, ये जो मैंने अभी बताया था। टाइम पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती। इसलिए जब आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स लेंगे, d/dt ऑफ एक्स लेंगे, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या थी? ये जो मैंने लाइन अंडर कर लेंगे, ये वाली थी जो सर्कुलेट कर रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स थी। इसका क्या कर दिया? d/dt। ये d/dt यहाँ भी लगा दिया। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का d/dt निकाल लें, तो जब d/dt इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा। तो d/dt ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इन इंटीग्रेशन, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये दो टर्म एस सच रह जाएंगी, फिर इसका बीच वाली का डिफरेंशिएशन होगा, ये दो टर्म एस सच रह जाएंगी, फिर तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन होगा। तो पहली टर्म क्या आएगी? पहली टर्म आएगी साई स्टार एक्स डेल साई बाई डेल टी। इसमें हमने क्या किया? d/dt साई पे ऑपरेट किया है, ये आ गया, और बाकी दोनों टर्म एस सच लिख दिए। फिर दूसरी टर्म क्या आएगी? ये वाली। इसमें d/dt किस पे ऑपरेट किया है? d/dt को साई स्टार पे ऑपरेट किया है।
डी बाई डी टी को फिर साई स्टार पर ऑपरेट किया तो ये वाली टर्म आ गई। तीसरी टर्म क्या आ रही थी, डी बाई डी टी को एक्स पे ऑपरेट करना था, और आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिकली डेल बाई डी टी ऑफ एक्स जो ऑपरेटर है ये क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है किसका, टी का। देर इज नो डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ एक्स ऑन टी, इट डिपेंड्स ऑन टी इनडायरेक्टली थ्रू साई। सो ये वाली टर्म जो आई थी जीरो आ गई थी, इसलिए तीसरी टर्म हमने नहीं लिखी। यहाँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू हटा देना, ये वाली एक्सपेक्टेशन वैल्यू लगा रखी ना, ये हटा देना, केवल डेल बाई डी टी ऑफ साई लिख देना, डेल बाई डी टी ऑफ एक्स लिख देना। तो ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स आ गई है, यानी कि ये आ गए। अब यहाँ पे ये दिख रहा है डेल साई बाई डेल टी और डेल साई स्टार बाई डेल टी दिख रहा है। तो अब श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिखते हैं। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आपको पता ही होती है, आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस वी साई। ये श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है। इससे आई बाई एच क्रॉस को यहाँ लिया हो नीचे, तो ये हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 बता दो, बना दिया ऐसे हमने। इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो, तो जहाँ पे साई है वहाँ पे साई स्टार लग जाएगा, जहाँ पे आई है वहाँ पे माइनस आई लग जाएगा, माइनस आई लग गया, साई के स्थान पे साई स्टार लग गया, साई के स्थान पे साई स्टार लग गया। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया, इसे इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। अब देखो इनसे वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू और ये आ रही है डेल साई स्टार बाई डेल टी की वैल्यू। तो डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू यहाँ रख दो और डेल साई स्टार बाई डेल टी की वैल्यू यहाँ रख दो। जैसे आप ये दो वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये दो टर्म मिल जाएंगी। इसमें जो वी साई वाली टर्म है, वी साई स्टार, यहाँ देखो साई स्टार से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, यहाँ साई से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ये देखो साई मैंने बाद में लिख दिया, ये साई से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो एक ही बात है। तो वी साई वाली टर्म्स कट जाएंगी आपस में, तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, वी साई स्टार और वी साई। बचेगी कौन सी, पहली वाली और ये वाली। तो इन दोनों टर्म्स को हमने यहाँ लिख दिया और एच क्रॉस बाई 2im कॉमन ले लिया माइनस के साइन के साथ। बहुत आसान है। अगेन इस वाली लाइन को हम आई एच क्रॉस बाई, इसे आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले पार्ट को आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई एच क्रॉस बाई 2m आ गया। और ये जो टर्म थी, ये जो ये है इंटीग्रेशन के अंदर, ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे खोलोगे तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स होगा। जैसे इस ये डिफरेंशिएशन करोगे तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, ये दो टर्म है इनका डिफरेंशिएशन होगा, ये भी एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स होगा। फिर आपस में सॉल्व करोगे जब इन्हें, तो ये और ये एक ही बात है, इस तरह से आ जाएगा। दो टर्म कट जाएंगी, चार टर्म में से, और दो आ जाएंगी, तो हमने ऐसे लिख लिया इसे। अब इसे इंटीग्रेट कर दिया बाई पार्ट्स, इसे इंटीग्रेट कर दिया बाई पार्ट्स। कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये डिफरेंशिएशन था तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेम फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 आ गया 1, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये सेम फंक्शन आ गया, होल इंटीग्रेशन। तो ये बाई पार्ट्स इसे इंटीग्रेट करने पे, इसे बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करने पे ये टर्म आ गई। और हमें पता है कि वेव फंक्शन जब x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है तो वेव फंक्शन की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करती है। तो साई 0 की तरफ टेंड करेगा या डेल साई बाई डेल एक्स 0 की तरफ टेंड करेगा, एक ही बात है। तो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी साई टेंड्स टू 0, क्योंकि पार्टिकल इनफाइनाइट पे नहीं हो सकता ना, इन्फिनिटी पे।
वो तो एक ऑब्जर्वेबल रीजन में होगा। तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी पे जाता जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विल टेंड्स टू जीरो, और एट एग्जैक्टली इन्फिनिटी द प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो। तो साई क्या होगा, साई क्योंकि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, आपको पता है मॉड ऑफ साई स्क्वायर क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था। तो साई प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, इसलिए साई की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तो फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गई, ये x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे लिमिट लगानी है। तो x की वैल्यू जब प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी लगाओगे तो साई स्टार आपको पता है साई स्टार इज अ फंक्शन ऑफ x, साई इज अ फंक्शन ऑफ x, डेल साई बाई डेल x इज अ फंक्शन ऑफ x बिकॉज दिस इज द साई x। तो ये सब जीरो हो जाएंगे, ये जब जीरो हो जाएंगे तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी जब x क्या होगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। यानी x की वैल्यू इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी रख रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गई। अब बची सेकंड टर्म केवल, तो यहाँ पे हमने सेकंड टर्म उतार दी। सेकंड टर्म को दो पार्ट में कर लिया, माइनस आई एच क्रॉस को m को इसके भी साथ लिख लिया तो ये वाली टर्म आ गई, और माइनस आई एच क्रॉस बाई m को इस टर्म के साथ लिख लिया तो ये वाली टर्म आ गई। यानी सिंगल इंटीग्रेशन जो दो टर्म का था उसे अलग अलग दो इंटीग्रेशन बना लिए। अब जो सेकंड इंटीग्रेशन है, सेकंड टर्म ये वाला, इसे फिर बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर दिया। बाई पार्ट्स मीन्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आ गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, तो ये वाला टर्म आ गई। यानी कि इसे बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करके आ गया। अगेन ये x माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी रेंज में साइज जीरो हो जाता है, तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी लिमिट लगाते ही। तो बचेगा क्या, ये और लास्ट टर्म बचेगी, क्योंकि ये वाली टर्म क्या होगा, जीरो, बिकॉज एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइज टेंड्स टू जीरो। तो ये आ गया, ये टर्म जीरो हो गई, ये वाली टर्म खत्म हो गई, केवल ये वाली बची फर्स्ट टर्म और दूसरी टर्म बची। तो आपके पास क्या बची, ये और ये कहो ये एक सेम है टर्म बेटा। देखो डेल साई बाई डेल एक्स का मल्टीप्लिकेशन है साई स्टार में, उसका इंटीग्रेशन है। यहाँ भी डेल साई बाई डेल एक्स का डिफ्रेंशिएशन करके जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन है साई स्टार से और इंटीग्रेशन सेम है दोनों टर्म। तो ये दोनों टर्म सेम है, तो दिस ये भी माइनस साइन के साथ है पहली वाली टर्म, दूसरी वाली माइनस साइन के साथ है टर्म, तो दोनों क्या होंगे कि जुड़ जाएंगी, तो ट्वाइस हो जाएंगी। तो देखो 2 टाइम्स हो गई, ये आ गई, सेम टर्म है दोनों, 2 टाइम्स आ गई। यहाँ पे फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो, मतलब मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर लो, m को तो यहीं रहने दो नीचे, माइनस आई एच क्रॉस को अंदर ले जाओ। ये देखो माइनस आई एच क्रॉस अंदर ले गए, माइनस आई एच क्रॉस में 1 आई से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो ऊपर आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस से -1 +1 हो जाएगी, तो एच क्रॉस बाई आई हो जाएगा। तो माइनस आई एच क्रॉस कहो या एच बाई आई कहो एक ही बात है, एच क्रॉस बाई आई। तो ये ऐसे लिख लीजिए, ये आ गया। और आपको पता है ये क्या चीज़ है, ये पूरा इंटीग्रेशन ये तो है, देखो एक ये ऑपरेटर है, इसे आपने साई पे ऑपरेट किया है, इसे प्री मल्टीप्लाई किया है साई स्टार से और उस होल को इंटीग्रेट कर दिया है। ये अभी मैं बता के चुका था, ये तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है। किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, जिस चीज़ का ये ऑपरेटर है। और ये किस चीज़ का ऑपरेटर है, ये तो मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट का ऑपरेटर है। सो दिस इंटीग्रेशन इज सिंपली द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। सो दिस होल बिकम्स पी एक्स बाई एम, तो ये आ गया पी एक्स बाई एम। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी बाई डी टी ऑफ एक्स की। सो डी बाई डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू पी एक्स बाई एम आ गई, यानी डी बाई डी टी ऑफ एक्स जब हम एक्स का एवरेज ले रहे हैं तो पी एक्स बाई एम आ गई। इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं
डी बाई डी टी ऑफ वाई पी वाई बाई एम आ जाएगी, डी बाई डी टी ऑफ जेड पी जेड बाई एम आ जाएगी। यानी क्या आ गया, इसका मतलब डी आर बाई डी टी तीनों कंबाइन करके कैसे लिखते हैं, डी आर बाई डी टी क्या आ गया, डी आर बाई डी टी हो गया एवरेज ऑफ पी डिवाइडेड बाई एम, और आर का भी एवरेज होगा यहाँ पे, एवरेज डी आर बाई डी टी, ये आ गया। और यही न्यूटन्स लॉ था। तो अगर हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में क्वांटम मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं, तो दिस लीड्स टू द क्लासिकल लॉज। यही रेनफेस्ट थ्योरम है, यही रेनफेस्ट थ्योरम है। तो इससे आगे बढ़ते हैं रेनफेस्ट थ्योरम में। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए क्या आ जाएगा, ये ले लिया डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स ले लिया। और आपको पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स क्या होता है, ये होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स क्या होता है, ये होता है। तो उसका डी बाई डी टी कर लिया, तो ये आ गया। इस साई को बस अंदर ले लिया, यहाँ पे पहले काट रखा था मैंने, ये साई ले लिया अंदर। अब इससे क्या करेंगे, फिर डी बाई डी टी को अंदर लो। तो डी बाई डी टी को जब अंदर लेंगे, अंदर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, ये तो कांस्टेंट है। तो एक तो साई स्टार है, डेल साई बाई डेल एक्स है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। तो एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इसे डेल साई बाई डेल एक्स को एस एच ले लेंगे, फिर डेल साई बाई डेल एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, साई स्टार को एस एच ले लेंगे। तो वही यहाँ ले लिया है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स डिफ्रेंशिएशन कर दिया अंदर, ये आ गया। फिर आई माइनस आई एच क्रॉस के में से, अब माइनस तो बाहर ही रख दिया, आई एच क्रॉस को अंदर ले लिया, यहाँ पे आई एच क्रॉस ले लिया और यहाँ पे आई एच क्रॉस ले लिया। पहले वाले में क्या किया आपने, माइनस साइन को बाहर रख दिया और आई एच क्रॉस को यहाँ ले लिया अंदर, यहाँ पे ले लिया आई एच क्रॉस को। दूसरे वाले में पूरा का पूरा माइनस आई एच क्रॉस के अंदर ले लिया, दूसरी टर्म में ये ले लिया। ये हम क्यों कर रहे हैं, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन लगा रहे हैं। तो साई स्टार का साई स्टार आ गया है, और यहाँ पे ये था आपका डिफ्रेंशिएशन। साई का डेल बाई डेल एक्स है और उसका डेल बाई डेल टी है, इन्हें बदल दो, डेल बाई डेल टी पहले कर दो और डेल बाई डेल एक्स बाद में कर दो। क्या किया, इस वाले को तो हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, और इस वाले को क्या कर लिया, अंदर ले लिया। आप बदल सकते हैं इस तरह से, जैसे होता है डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल जेड, या डेल स्क्वायर जेड डेल जेड और डेल एक्स है। तो इन डेल एक्स और डेल जेड को हम बदल भी सकते हैं, इसका ऑर्डर इधर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। उसी तरह से क्या ऑर्डर बदल दिया इनका। तो ये आ गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म एस एच लिखी रहती जाएगी। अगेन फिर क्या किया, ये डेल साई आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी है, यहाँ पे माइनस आई एच क्रॉस डेल साई स्टार बाई डेल टी है। इन दोनों की वैल्यू श्रोडिंगर इक्वेशन से रख दी। अभी मैं दिखा देता हूँ, आपको ध्यान है अभी की यूज़ किया था हमने श्रोडिंगर इक्वेशन। ये रे आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू ये आ गई, और यहाँ पे ये माइनस आई एच क्रॉस इधर ले लो, तो माइनस आई एच क्रॉस बाई डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, और इसकी वैल्यू ये है। ये दोनों वैल्यू वहाँ रख दी, यानी इक्वेशन नंबर 2 और 3 की से वैल्यूज रख दी हमने ना यहाँ पे। तो 2 और 3 से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रख दी, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन की वैल्यू रख दी। तो ये रख दिया हमने और ये रख दिया। और जैसे पहले प्रोसीड किया था पोजीशन के लिए, बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड कर दो। कैसे किया था, ये वाली टर्म्स, ये वी साई कट जाएगा,
फिर ये एक इंटीग्रेशन बन जाएगा, एक इंटीग्रेशन ये बन जाएगा, सेकंड इंटीग्रेशन को बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर देंगे, उसमें एक इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा, फिर दो टर्म्स आ जाएंगी, फिर वो सेम रिपीट करेंगी। तो जैसे एक्स के केस में क्या था, प्रोसीडिंग इन दिस सिमिलर मैनर। आप एग्जाम में चाहें तो भी छोड़ सकते हैं इसे, एग्जाम में आप लिख सकते हैं सीधे प्रोसीडिंग इन द सिमिलर मैनर वी ऑब्टेन डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू दिस। अगेन दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स v इंटू साई, सो डिफ्रेंशिएटिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। तो इसमें दो टर्म आएंगी और एक टर्म ये आएगी, ये है, एक टर्म कट जाएगी, इससे दो टर्म मिलेंगी, एक टर्म यही वाली मिलेगी, तो कट जाएंगी आपस में, बचेगी केवल ये। एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज del v by del x operated on a psi pre multiplied by psi star and whole is integrated. It means with minus sign, it means this is nothing but the expectation value of del v by del x, क्योंकि मैंने कहा था जिस भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होती है उससे साई पे ऑपरेट करते हैं, उसे प्री मल्टीप्लाई करते हैं साई स्टार से, उसे होल को इंटीग्रेट कर देते हैं। So this is nothing but the expectation value of this. Similarly, in case of py this becomes this, in case of pz this becomes this. अगर इन तीनों को कंबाइन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा d बाई डी टी ऑफ दिस माइनस डेल वी। और जो ऊपर इक्वेशन मिली थी x वाली 4, 5, 6 जो इक्वेशन थी, उन्हें तीनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया था पहले आपको, तो ये आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड वाली इक्वेशन को जो कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों को पी एक्स पी वाई पी जेड को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जो इक्वेशन 10 और 11 है जो फाइनली आई थी, ये लास्ट लाइन है बस मेरी, इक्वेशन 10 और 11 है, दीज आर एनालॉगस टू क्लासिकल इक्वेशंस गिवन बाय ए। सबसे ऊपर ए इक्वेशन दी है, सो क्लासिकल रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं अगर हम ऑन एन एवरेज लें। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हम किसी चीज़ की लेते हैं तो वही न्यूटन्स के क्लासिकल लॉस को क्या करती है, फॉलो करती है। तो यही रेनफेस्ट थ्योरम है। तो इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे।